बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जॉफ्री चौसर के बारे में बात करेंगे, इसकी बायोग्राफ़ी देखेंगे और इसके जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ के मैंने जो है वो जितनी भी एजेस हैं रेनेसां तक मैंने उनको कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी लाजमी देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले उसके नेम का जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। चौसर वर्ड जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है शू मेकर, और चौसर वाज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ मिडल इंग्लिश पीरियड। अगर हम मिडल इंग्लिश पीरियड की बात करें तो उस टाइम का ये सबसे बड़ा पोइट था। फिलोसफर भी था, कर्टियर भी था, ब्यूरोक्रेट भी था और डिप्लोमेट भी था। अब कर्टियर किसे कहते हैं? जो बादशाह के दरबार में वजीर होता है उसे कहते हैं, और ब्यूरोक्रेट किसे कहते हैं? जो सिविल सर्वेंट होता है। और डिप्लोमेट सफ़ीर को या एम्बेसडर को कहते हैं जो दूसरे मुल्कों में अपॉइंट किए जाते हैं ताकि उस मुल्क के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर रह सकें। तो इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा पोइट्स भी था। चौसर वॉज बॉर्न इन लंदन। लंदन में ये दरमियान मतलब कि 1340 से 1345 के दरमियान में पैदा हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं कि 1340 की डेट ऑफ बर्थ है, कुछ कहते हैं 1343 है, 45 कहते हैं। तो इसी के राउंड अबाउट जो है वो इसकी डेट ऑफ बर्थ है। एंड डाइड ऑन 25 अक्टूबर में इसकी डेथ हो गई थी 1400 में। तो इस तरह से चौसर की अगर एज के बारे में पूछा जाए कि चौसर की एज कितनी थी, तो चौसर की एज 56 to 57 ईयर्स थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये पहला पोइट था जिसको वेस्टमिनिस्टर एबी, जिसको अब पोइट्स कॉर्नर का नाम दिया जाता है, वहाँ पे इसको जो है वो दफन किया गया था। अब ही वॉज द सन ऑफ अ वाइन मर्चेंट। तो ये वाइन मर्चेंट जो शराब बेचने वाला होता है, ये उसका बेटा था। और इसके फादर का नाम जॉन था, इसकी मदर का नाम एजिनिस डिकॉप्टन था। और इसने 1366 में फिलिपा रॉयट से शादी की थी, और फिलिपा रॉयट की जो है वो 1387 में उसकी डेथ होगी। अब चौसर और फिलिपा रॉयट के जो है वो 4 बच्चे थे। सबसे पहले नंबर पे एलिज़ाबेथ चौसर है, दूसरे नंबर पे थॉमस चौसर है, थर्ड नंबर पे लेविस चौसर है, और फोर्थ नंबर पे एजिनिस चौसर है। नेक्स्ट है रॉयल पोस्ट। मतलब काफ़ी ज़्यादा रॉयल पोस्ट भी चौसर के पास रही हैं। जब किंग कौन था? एडवर्ड थर्ड किंग था, और उसके बाद जो उसका सक्सेसर था रिचर्ड सेकंड। तो इन 2 किंग्स के दौरान जो है वो इसके पास काफ़ी रॉयल पोस्ट भी रही हैं। तो ही वॉज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर भी ये रहा है। अब ये कितनी लैंग्वेजेस को जानता था? तो ये इंग्लिश तो बेसिकली इसकी नेटिव लैंग्वेज थी, वो तो इसे आती ही थी। साथ इसे फ्रेंच भी आती थी, लैटिन भी आती थी और इटालियन भी आती थी। तो ये इस के बारे में अगर क्वेश्चन किया जाए कि जो है वो चौसर कितनी लैंग्वेजेस को जानता था, तो आपने कहना है कि चौसर को 4 लैंग्वेजेस आती थी। अब जो है ये लैटिन और इटालियन और जो है वो इंग्लिश है। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इसने लिखा किस में है। ही रोट इन द इंग्लिश वर्नैक्युलर में लिखा करता था रादर देन लैटिन। तो अगर लिखने की बात आ जाए तो ये सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में जो है वो अपने वर्क्स को इसने लिखा है, इंग्लिश में और लैटिन में। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसने इंग्लिश लैंग्वेज में अपना सारा वर्क्स जो है वो लिखा है। लैटिन में भी लिखा है लेकिन कम लिखा है इंग्लिश की निस्बत। उसके बाद है ही रोट पोएम्स इन डिफरेंट स्टाइल्स। अब ये पोइट्री लिखा करता था, और पोएम्स जो लिखा करता था वो डिफरेंट स्टाइल्स की हुआ करती थी। उनमें से कुछ बैलेड्स हैं, कुछ लिरिक्स हैं, कुछ रोमांसेस हैं। नेक्स्ट है, अगर हम एज अ पोइट के तौर पे इसे देखें तो शुरू में इसने जितनी भी पोइट्री की उसकी इंस्पिरेशन इसने फ्रेंच और इटालियन लिटरेचर से ली। आपको बताया कि ये डिप्लोमेटिक मिशन के लिए फ्रांस और इटली जाया करता था, तो वहाँ के राइटर से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ करता था, उनके वर्क्स को पढ़ा करता था। तो इसलिए जब शुरू में इसने जो है वो लिखना स्टार्ट किया तो इसने इंस्पिरेशन उनके राइटर से, मतलब कि इटालियन राइटर से या फिर फ्रेंच राइटर से ली। लिखा इंग्लिश में है लेकिन ये है कि जो थीम्स होते हैं, जो लिखने का स्टाइल होता है, वो सारा इटालियन और फ्रेंच जो है वो राइटर्स को उन फॉलो किया करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में इसने वो सारा जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस या इटालियन लिटरेचर इन्फ्लुएंस था इस पर, वो उसने एक साइड पे कर दिया, और इसने अपनी राइटिंग में नेटिव ओरिजिनलिटी जो है वो शो करवानी शुरू कर दी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर ये मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट पोइट था तो इसके जो बाद आने वाले पोइट्स हैं वो इसको किस तरह से फॉलो करते थे।
तो इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है शेक्सपियर पे, और उसके बाद भी जितने भी पोइट्स आए और शेक्सपियर के जो जितने भी फेलोज़ थे, ठीक है, उन सारे इंग्लिश पोइट्स पे इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आज भी सिलेबस का हिस्सा जो है वो बनाया जाता है, इसके वर्क्स को, ख़ास तौर पर द कैंटरबरी टेल्स को। एंड ही वॉज द अर्लीस्ट वन हु यूज्ड एवरीडे लैंग्वेज इन लिटरेचर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम फ्रेंच लैंग्वेज बोली जा रही थी, वो एलीट क्लास की, अपर क्लास की लैंग्वेज थी, और उन्हीं के कल्चर को लोग अडॉप्ट करते थे। तो अब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने वाले लोग कौन थे? सिर्फ मिडिल क्लास फैमिलीज़ थी। और मिडिल क्लास फैमिली में जो लिटरेचर लिखा जा रहा था, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूशन किसने की है? वो जॉफ्री चौसर ने की है। उन्हीं के लिटरेचर को लिखता था। उन्हीं के लिटरेचर में अगर इसके थीम्स को देखें तो आम लोगों की बातें लिखी होती थी, आम लैंग्वेज, एवरीडे लैंग्वेज, जो आसान लैंग्वेज होती थी, जो इंग्लिश लैंग्वेज उस टाइम बोली जाती थी, मिडिल क्लास ही बोलने वाली एक क्लास थी, बाकी तो एलीट क्लास तो फ्रेंच बोल रही थी। तो इसने क्या किया, लिटरेचर जब इंग्लिश में शुरू से इसने इंग्लिश में ही लिखा है, लेकिन इंस्पिरेशन जब इसकी इटालियन और फ्रेंच इंस्पिरेशन ख़त्म होगी, उसको एक साइड पे कर दिया, तो इसने अपने टॉपिक में, लिटरेचर के टॉपिक में आम लोगों को लिया, आम लोगों की ज़िंदगी की डिस्क्रिप्शन दिया करता था, उनकी लैंग्वेज को लिखा करता था, ठीक है। तो ये वो पहला इंसान था जिसने लिटरेचर में आम लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, ताकि आम लोग उसको समझ सकें, जो वो बोल रहे थे, ठीक है, उन्हीं की लैंग्वेज को लेके इसने लिटरेचर लिखना जो है वो स्टार्ट किया। एंड ही वॉज फेमस फॉर हिज नैरेटिव स्टाइल। तो ये अपने नैरेटिव स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब नैरेटिव स्टाइल्स क्या होता है कि अगर आप कुछ लिख रहे हो, पोइट्री लिख रहे हो, तो पोइट्री में आप लिखने का स्टाइल ये होता है कि जैसे आप किसी को स्टोरी बता रहे होते हो, नरेट कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये इसकी पोइट्री का स्टाइल ऐसे हुआ करता था, नैरेटिव स्टाइल। लोगों की जो है वो लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा होता था, मुख्तलिफ जो सोशल है या रिलीजियस जो है वो सिचुएशन थी उस टाइम, तो वो उन सारी सिचुएशंस को ये एक स्टोरी के थ्रू से हमें बता रहा होता है। जैसे कि हम कैंटरबरी टेल्स पे भी देखते हैं कि किस तरह से वो हमें अपने जो करैक्टर्स हैं, इसके रिलीजियस करैक्टर्स हैं या फिर इसके पॉलिटिकल करैक्टर्स हैं, उनके बारे में हमें एक स्टोरी के थ्रू से बता रहा होता है। तो ये इसकी ख़ास टेक्निक थी जिसकी वजह से ये फेमस भी था। ही इंट्रोड्यूस आयम्बिक पेंटामीटर, एक पोइट्री का जो मीटर है वो इसने इंट्रोड्यूस करवाया। अब यही आयम्बिक पेंटामीटर आगे चल के इंग्लिश पोइट्री का एक स्टैंडर्ड मीटर बन गया, और बाद में आने वाले बहुत से राइटर ने इसी जो है वो मीटर को फॉलो किया। तो इसने इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लिश में। अब ही इज़ कॉल्ड द फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अब बहुत से टाइटल्स हैं जो इसको दिए जाते हैं, ठीक है। मिडिल इंग्लिश पीरियड की अगर हम बात करें तो ये एक वाहिद पोइट ऐसा था जिसने इंग्लिश लैंग्वेज को सरवाइव किया, जिसने इंग्लिश लिटरेचर को फ्लरिश किया, ठीक है। अब बहुत से टाइटल अगर इसको दिए जाते हैं तो ज़ाहिर बात है इसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा है लिटरेचर में, लैंग्वेज में, और लिटरेचर के अंदर पोइट्री में। तो ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री का इसको फादर कहा जाता है। एंड ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश जो है वो लिटरेचर का फादर इसको कहा जाता है, और इसको इंग्लिश लैंग्वेज का भी फादर कहा जाता है कि इसने किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को सरवाइव किया, कि जब इंग्लिश में कोई लिख नहीं रहा था तो इसने इंग्लिश लैंग्वेज को लिया और उसमें लिखना शुरू किया, क्योंकि वो आम लोगों की ज़बान थी, और वहाँ के लोग जो थे उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश थी। जो फ्रेंच बोल रहे थे वो फ्रेंच उनकी लैंग्वेज नहीं थी, वो तो उन्होंने जो है जब नॉर्मन्स जहाँ पे आए तो वो अपनी लैंग्वेज लेके आए, तो उन्होंने एलीट क्लास में और जितने भी गवर्नमेंट के अफेयर्स थे वहाँ पे अपनी लैंग्वेज को जो है वो फैलाना शुरू कर दिया, और उनको देखा देखी आम जो है वो जो बड़े बड़े लोग थे एलीट क्लास से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन आम लोग अब भी इंग्लिश वहाँ पे बोल रहे थे क्योंकि वो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी। अब नेटिव लैंग्वेज को जिसने उस टाइम फ्लरिश किया उसमें लिखा, ठीक है, उन आम लोगों के बारे में लिखा, तो इसलिए इसको जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। नेक्स्ट हम इसके लिटरेरी वर्क्स को देख लेते हैं। तो इसके जितने भी वर्क्स हैं उनको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पीरियड कहलाता है इसका जब इसने फ्रेंच मॉडल्स को इमिटेट किया था। फ्रांस में ये डिप्लोमेटिक मिशन के लिए जाया करता था, वहाँ के राइटर्स को पढ़ा करता था, उनके वर्क्स को फॉलो किया करता था। तो अब लिखा तो इसने इंग्लिश में ही है, लेकिन चूँकि उनको फॉलो किया, ट्रांसलेट करना जैसे कहते हैं ना,
कि फ्रेंच वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो इसने फर्स्ट पीरियड में ये सब कुछ किया। सेकंड पीरियड में इसमें इटालियन लिटरेचर जो था या इटालियन राइटर्स के जो वर्क्स थे उनको इमिटेट किया, उनको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। जो थर्ड पीरियड है इसको इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है थर्ड पीरियड को, क्योंकि यहाँ पे इसने इस पीरियड में जितना भी फॉरेन इन्फ्लुएंस था इस पे वो सारा जो है वो इसने एक साइड पे कर दिया। अब इसने जो नेटिव ओरिजिनलिटी है वो अपने वर्क्स के थ्रू से दिखानी शुरू कर दी कि यहाँ पे अब इसने इसके थीम्स की बात करें, इसके स्टाइल की बात करें, सब कुछ अब यहाँ पे इंग्लिश सोसाइटी के लिहाज से और इंग्लिश लोगों के लिहाज से अब इसने लिखना शुरू कर दिया। उन्हीं की थीम्स को लेके जो उसको वहाँ पे उस टाइम सिचुएशन नज़र आ रही थी, सोशल थी, रिलीजियस थी, पॉलिटिकल थी, जो भी सिचुएशन थी उन्हीं सिचुएशंस के मुताबिक लिखना शुरू कर दिया। इसलिए ये थर्ड पीरियड इसका जो है वो इंग्लिश पीरियड कहलाता है। अब फर्स्ट पीरियड में अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फ़्रेंच लिटरेचर के इन्फ्लुएंस में ये था, तो इसने फ़्रेंच की कुछ पोइम्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो पहली पोइम कौन सी है? रोमांस ऑफ द रोज़ है, और ये इसकी इंग्लिश पोइम थी, ये ट्रांसलेशन थी किसकी? एक फ़्रेंच पोइम है, फेमस लॉन्ग पोइम है जिसका नाम है ले रोमन डी ला रोज़ पोइम है, उसकी ट्रांसलेशन इसने की थी इंग्लिश में, तो उसको नाम फिर इसने दिया रोमांस ऑफ द रोज़ का। सेकंड है बुक ऑफ द डचेस, थर्ड नंबर पे है कंप्लेंट अनटू पिटी, एंड फोर्थ नंबर पे है ABC। तो इस तरह से ये इसकी फर्स्ट पीरियड की जो है 4 पोइम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पीरियड में इटालियन लिटरेचर। ये डेंटे से बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ था, उसके वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ ऑल्स इसने लिखा, ट्रॉयलस एंड क्रीसेट इसने लिखा, द स्टोरी ऑफ ग्रीजेल्डा इसने लिखा, एंड द हाउस ऑफ फेम। अब जितने भी ये वर्क्स इसने 4 लिखे, तो ये बेसिकली इटालियन राइटर्स के जो वर्क्स थे उनकी इमिटेशन से किसी ना किसी तरह से, मतलब कि थीम्स को देख लें उनको, या फिर ओवरऑल उनको इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो इस तरह से ये इसका सेकंड पीरियड है। थर्ड नंबर पे पीरियड जो है वो इसको इंग्लिश पीरियड कहा जाता है, और उसमें सबसे पहले इसने पोएम लिखी द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन, और सेकंड नंबर पे इसने लिखा था द कैंटरबरी टेल्स। और ये कैंटरबरी टेल्स इसका बहुत बड़ा वर्क है जिसको आज भी जो है वो सिलेबस का हिस्सा बनाया जाता है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पढ़नी ही पड़ती है हर सूरत, और ये जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क्स है कि इसमें उसने डिस्क्रिप्शन दी है उस टाइम जो इंग्लिश सोसाइटी थी, चाहे वो सोसाइटी के रिलीजियस पर्सन्स हो, पॉलिटिकल पर्सन्स हो, ठीक है, नाइट्स हों, स्क्वायर हों, मतलब जितने भी सोशल क्लासेस के जो है वो करेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको जितनी भी डिटेल्स जो है वो इस वर्क्स के ज़रिए मिलती हैं। तो इस वर्क्स में आपको रियलिज़म भी मिलेगा, आपको ह्यूमर भी मिलेगा, आपको जो है वो किस तरह से उसने नैरेटिव स्टाइल के ज़रिए से जो है वो मिडिल इंग्लिश जो सोसाइटीज़ थी, मिडिल इंग्लिश की जो क्लासेस थी लोगों की, उनको उसने हमारे सामने रखा है। तो ये इसकी बहुत बड़ी टेक्निक है कि ये जो है वो करैक्टराइजेशन बड़ी अच्छी तरीके से किया करता था, और ये हमें इसके इस वर्क से पता चलता है। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड हुआ। अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।